एक तरफ पीस टॉक, उसके पहले ये तनाव, आखिर किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और ये सुपर टॉक 2.0 क्या ठंडे बस्ते में जा रही है, करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करते हुए जानना चाह रही हूँ, ये एक तरफ चर्चा जो फिलहाल पॉजिटिव जाएगी, रुक रही है, थम रही है, ठंडे बस्ते में जा रही है, और ऊपर से चीन का ये जो पूरा भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ा तनावपूर्ण माहौल बना दे रहा है इसे। देखिए मैडम, मेरा ये मानना है कि अमेरिका की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया था और वो बातचीत के लिए अपना डेलीगेशन भेजना चाहते थे। तो ये इंडिकेट करता है कि अमेरिका बहुत सीरियस था इस युद्ध को खत्म करने के लिए और इस बातचीत को दूसरे पड़ाव के ऊपर लाने के लिए। लेकिन ईरान की जो हठधर्मी है वो इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, और ईरान जिस प्रकार से अपनी शर्तें रख रहा है या टर्म्स ऑफ रेफरेंस कह रहा है, वो इस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वो एक विजेता है, और विजेता होके जो है वो अपनी शर्तों के ऊपर जो है बातचीत करना चाहता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, देखिए एक बात जरा जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए, ईरान के जो है उनका सुप्रीम लीडर और 40 बड़े टॉप कमांडर्स को जो है मार दिया गया था। लेकिन जब बातचीत की शुरुआत होती है तो वो सबसे पहले जो है अपने देश में सोचने की बजाय जो है वो कहता है कि लेबनान का मुद्दा भी जो है, हिजबुल्लाह का या लेबनान का मुद्दा भी इस बातचीत के अंदर शामिल होना चाहिए। वो बहुत अड़ा हुआ था, रादर काफी रिलक्टेंट था। तो अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो देश जो है अपने पब्लिक के लिए या अपने लोगों के लिए जो है इतना नुकसान होने के बावजूद भी वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बनस्पत इसके कि उसकी ज्यादा संपैथी जो है वो प्रॉक्सीज या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, ये तो हो गई उसकी बैकग्राउंड। दूसरा एक कारण ये सर, जो क्या यही सामने एक आता है रीजन है कि बार बार खबरें आती हैं कि आईआरजीसी और ईरान की जो ये पॉलिटिकल पूरी एक लीडरशिप है, उनके बीच में तकरार है, बन नहीं रही है? बिल्कुल इंडिकेशन देता है ये इसका जो है जीता जागता उदाहरण जो है वो है कि इंडिया के जो कमर्शियल शिप्स के ऊपर फायरिंग होनी है। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो मैं समझता हूं कि चाहे उनके प्रेसिडेंट हैं या बाकी जो लोग हैं जो कि इस बातचीत के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई समाधान निकल आए। लेकिन जो इस्लामिक रिपब्लिक के लोग बाग हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उनका कोई रादर पॉलिटिकल सिस्टम का जो है कोई भी कंट्रोल जो है इस्लामिक रिपब्लिक के ऊपर नहीं है। वो डायरेक्टली जो है रिपोर्ट करते हैं उनके सुप्रीम लीडर को और वहीं से वो डायरेक्शन लेते हैं। इसका मतलब जो है कि अब आने वाले दिनों में हमें रादर मैं तो बहुत ही कंफर्म हूं जी कि जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जैसा कहा है कि उनका कोई मूड नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं सीज फायर को एक्सटेंड करें, तो बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि ये लड़ाई युद्ध शुरू होगा। लेकिन इसके ठीक अंदर है जो है जी। इस बार शायद अमेरिका जो है वो चाहेगा कि जीसीसी के कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर किसी प्रकार से उनका कोई नुकसान ना हो। तो आने वाला युद्ध जो है वो अपना ये वॉरशिप के से ही जो है अपना एयर अटैक या जो भी कुछ करना ठीक है और डीगो गार्सिया बेस को इस्तेमाल सर, कर लेकिन सकते हैं। अभी अब तो आपने यही एक तो बड़ा सवाल संशय है ना, और इसी बात को लेकर तो ईरान की तरफ से नाराजगी भी जताई जा रही है। मैं जल्दी से और रिएक्शन ले लेती हूँ एक बार। झा सर, आपका रुख करते हुए वीएन झा सर, जिस तरह से अभी अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनका डेलीगेशन तो रवाना हो रहा है, ईरान की तरफ से अभी तक कोई परिस्थितियां क्लियर नहीं है, अभी भी रूठने मनाने मान मनव्वल का दौर जारी है, और यही वजह है कि बड़ी लोक लुभावन वादे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कह रहे तुम्हें जो पसंद हो वो सारी रियायतें दे देंगे, चाहे बात टोल वसूली का हो, चाहे बात संपत्ति को अनफ्रीज करने का हो, सारी इच्छाएं मानने को तैयार हो गए। लेकिन फिर भी ईरान का नहीं तैयार होना, क्या रीजन है सर? नैना, अगर आप और हम ट्रंप की बातों पे विश्वास कर सके तो ये तो लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट, इट्स अ ब्यूटीफुल नेशन, ब्यूटीफुल पीपल। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं और वो करते क्या हैं, इसमें बहुत अंतर है। और देखिए, ये जो आपने अभी सवाल पूछा था कि आखिर ये जो बात जो आगे नहीं बढ़ रही, इसका कारण क्या है। देखिए, इसका कारण है कि ट्रंप इस चीज पे अड़े हुए हैं कि ये जो पीस वार्ता का, सो कॉल्ड पीस वार्ता का जो शर्त है, या जो 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 आगे बढ़ना है, ये उनके टर्म्स पे हो। ये कैसे हो सकता है?
और उनका टर्म्स वही है जो उन्होंने पहले रखा था। उन्होंने जो 15 पॉइंट्स रखे थे वो सारे पॉइंट्स वही हैं। तो ये चीज हो नहीं सकती, इस तरह से वार्ता आगे बढ़ नहीं सकती। दूसरी चीज, ईरान भी अड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान पे ये वॉर जो है थोपा गया है। और जैसे आपने कहा और अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि उसके इतने सारे टॉप लीडर मार दिए गए हैं, इंक्लूडिंग स्टेट हेड जो था। और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो आपके टर्म्स पे वो अपना कॉम्प्रोमाइज कर ले, ये मुमकिन नहीं है नैना। और यहीं पे आके जो जो बात टिकी हुई है, जो अभी ईरान ने नकार दिया है, उन्होंने एक ही चीज कह के निकाला है कि जो ट्रंप जो है वो अब उसके ऊपर में उसको विश्वास नहीं है। क्या कहता है और जब वार्ता शुरू होगी तब वो क्या करेगा, अपने लोगों को क्या करने के लिए कहेगा। ईरान ईरान ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ने या ट्रंप ने अपना दिमाग बना लिया हुआ है कि ईरान से डॉटेड लाइन पे साइन कराई जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, आज के दिनों जब ईरान के हाथ में चिकन नेक पड़ा हुआ है हॉर्मुज का, तो वो क्यों उसके ऊपर में कॉम्प्रोमाइज करेगा? क्योंकि वो जानता है कि ये चिकन नेक जो है वो किसी न किसी तरह से उसका रिजल्ट जो है, कम से कम जितने ज्यादा नुकसान उसकी हुई है उसमें से बहुत ज्यादा भरपाई करने का और आगे ईरान का प्रभुत्व स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कायम रखने का वो सबसे बड़ा जरिया है। तो सर उसको मुझे लग रहा है शायद लाइफ टाइम का मौका है एकमात्र ये। बिल्कुल, ये लाइफ टाइम का ऐसा चीज है। और तीसरी चीज, आज के दिन में ईरान अकेले अफेक्टेड नहीं है नैना। उसने जितने गल्फ कंट्रीज हैं जहां जहां पे अमेरिकी बेसेस थे, सबों को इस वॉर में लाया हुआ है। सबों को ये एहसास दिलाया है जो अमेरिका ने आपको गारंटी दी थी सुरक्षा की, वो सुरक्षा गारंटी कहीं भी लागू नहीं होता है, वो फेक है, वो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। इसीलिए ईरान ने सारे कंट्रीज के ऊपर में अटैक किए हुए हैं, एक ही चीज कह के कि अमेरिका के सुरक्षा पे आप ना जाएं, वो सुरक्षा जो है वो कहीं भी विश्वास के लायक नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके अलग से जो दो तीन चीजें और डेवलपमेंट हो रही हैं जो कि काफी मायने वाली बात है। जी जी। ये है कि एक तो अमेरिका ने भी अपना जो जो होल्ड है, जो ब्लॉकेड है वो डाल दिया है। उस ब्लॉकेड में अमेरिका ने एक चीज कही थी जो अभी तक उसने किया नहीं है लकीली। और इसने ये कहा था कि अगर किसी शिप को एस्कॉर्ट करने के लिए कोई भी नेवी आई तो अमेरिका उसके ऊपर फायर करेगा। आप देख लीजिएगा जो इनिशियल टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस था, जो टर्म्स थे उसके सीज फायर के, उसने ये कहा था। दूसरा, जो हुती है, हुती ने एक धमकी दी थी अमेरिका को कि जिस दिन तुम्हारे बेड़े हमारे मिसाइल के रेंज में आए उसी दिन हम उसको डुबाएंगे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज के दिन में यूएसएस फोर्ड वो रेड सी में इंटर करने जा रहा है, समवेयर अब करने जा रहा है। तो इसका क्या होगा आगे? और लास्ट के जब जब पूरा विश्व इससे विचलित हो, उधर उधर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपना कुछ और प्लान बना रहे हैं। उनका अभी 40 देशों का टेली कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, तो वो कुछ और चाहते हैं। पूरे के पूरे जो जो सप्लाई चेन है वो आज के दिन में बाधित हो, उसी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो है आगे बढ़ के आ रहे हैं और चाइना का आपने ये एंगल लिया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं इसमें। आज मुझे लगता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट आते भी हैं इस्लामाबाद, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, तो ईरान एट द मोस्ट एक छोटा लेवल, लो लेवल डेलीगेशन भेजेगा सिर्फ उसकी बात रखने के लिए। खैर लेकिन सर मुझे तो अभी भी उस पर भी डाउट ही लग रहा है। अब हालांकि वो किस रूप में होगा, किस रूप में होगा, मैं दोबारा एक बार इस चीज को आपसे समझूं, लेकिन एक बार मैं निपुण आलम बायन जी से समझना चाह रही हूँ। एक सवाल बार बार निपुण जी, 2026 बड़ा निर्णायक है हर किसी देश के लिए, क्योंकि कई भरोसे टूट रहे हैं, कई भरोसे बन रहे हैं, कई जोड़ियां खत्म हो रही हैं, कई जोड़ियां बन रही हैं, कई परसेप्शंस भी ध्वस्त हो गए इस दौरान। लेकिन अगर मैं अभी सुपर टॉक की बात करूं दूसरे दौर की, ऐसा लग रहा है खासतौर से अब चीन वाला जो ये एंगल सामने आया, कई लोगों के मन में सवाल है कि बातचीत के लिए रोकना, डिले करना, ये भी एक टैक्टिस है और उसमें सिर्फ ईरान नहीं, ईरान के पीछे या ईरान को दिमाग देने वाले कई और हिस्से हैं जिसमें चीन भी शामिल है। देखिए नैना जी, जब से हम स्टार्टिंग से वॉर को देख रहे हैं तो मैं तो लगातार इस बात को बोल रहा हूँ कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अगर ईरान खड़ा है तो वो चीन और रशिया की सपोर्ट पे से खड़ा है। नहीं तो जो कंट्री, मैं तो प्रैक्टिकली अगर बात करूंगा
कि जो कंट्री 1979 से वेस्ट के साथ अपने रिलेशन खराब रख रहा है और 79 के बाद 95 सेशन झेल रहा है, वो कैसे इतना स्ट्रांग हो सकता है किसी दिन तक अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए? आप देखिए, भारत जैसा देश जो दोनों देशों के साथ, या तो आपका वेस्ट अलायंस हो या आपका रशिया चाइना अलायंस हो, उनके साथ भी बैलेंस बनाते हुए, बेटर संबंध बनाते हुए भी अपने आप को लगातार स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहा है। और जो कंट्री एकदम स्पष्ट रूप से आपका तनाव लेके चल रहा है, वो कैसे खड़ा हो सकता था? तो निश्चित रूप से जो खड़ा हुआ है वो केवल चीन और रशिया के सपोर्ट से खड़ा हुआ है। मैं लगातार बोल रहा हूं कि ईरान को केवल आप ईरान ना समझे, ईरान इज ए फोर्ट ऑफ द यूएसआर, यानी कि रशिया और आपका चाइना, यानी कि उन दोनों का एक तरह से किला है। अगर ईरान गिरता है, ईरान ध्वस्त होता है, तो मुझे आप ये बताइए कि दुनिया में गल्फ कंट्रीज में कौन ऐसा देश है जो रशिया और चाइना को गेटवे दे देगा या अपने आप एंट्री दे देगा? ये मोस्टली कंट्री सब अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं। तो एक तो पहलू इसमें ये है। दूसरा क्या है कि जो इस प्रकार की बातें जो अमेरिका ने दावा किया कि ईरान का उसमें जो सामान आ रहा था वो चीन से आ रहा था, और चीन, ये लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, देखिए अब क्या है कि ईरान ने होर्मुज को ब्लॉक किया। ब्लॉक करने से अमेरिका की जो अलायंस कंट्रीज हैं उनको दिक्कत शुरू हुई। अमेरिका ने क्या किया, होर्मुज को ब्लॉक कर दिया, यानी कि होर्मुज पर जो ईरान की घेरेबंदी थी, उस घेरेबंदी के चारों ओर अपनी घेरेबंदी कर दी। इससे ये हुआ कि चीन का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था या जो सप्लाई चेन थी वो प्रभावित होनी शुरू हो गई, यानी कि इम्पैक्ट अब चीन पर सीधा पड़ने लगा है। तब चीन इसमें इन्वॉल्व होने का प्रयास किया। और देखिए, अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका चाहता है कि जैसे भी करके बाहर निकले, लेकिन मेरी फेस सेविंग के साथ मैं निकलूं, कि अगर कल को ये इमेज जाती है पूरी दुनिया के सामने कि ईरान इज द वॉरियर, ईरान इज द विनर और अमेरिका इज ए लूजर, तो जो अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाया था उसका क्या होगा? और जो अमेरिका अपने आप को हेजेमन से लाना चाहता था उसका क्या होगा? और ईरान ने भी इमेज बनाई थी कि दुनिया में मैं ही एक अकेला देश हूं जो अमेरिका के सामने इस्लाम के लिए फाइट कर सकता है, वो है ईरान। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि तो दोनों की अपनी इमेज और दूसरा ईरान को जो बैकएंड सपोर्ट है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात, लास्ट पॉइंट कहूंगा कि दिक्कत तो ऐसी है पाकिस्तान की। आप सोचिए, पाकिस्तान ने दावत दी दो देशों को, कहा जी आओ, मैं समोसा चाय टिक्के लगा रहा हूं, आप आइए। ईरान ने उस दावत में शामिल होने को मना कर दिया कि मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो एक और यहाँ पर फेलियर निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का। पाकिस्तान माने या ना माने, कम से कम अगर वो बातचीत के लिए बुला लिया होता, वो आ गए होते, बातचीत फेल भी होती, फिर कहा जा सकता था कि दोनों देशों के बीच में टकरार थी, बातचीत कामयाब नहीं रही। लेकिन बातचीत पे नहीं आना इज द फेलियर ऑफ द पाकिस्तान डिप्लोमेसी। यही तो बात है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाली बात है। और वो बेआबरू होकर शायद अमेरिका निकले, क्योंकि तेहरान गए आसिम मुनीर इतनी बार, लेकिन वो मुलाकात भी बेनतीजा रही। तो यही वाली लाइन जो है पाकिस्तान और आसिम मुनीर के लिए भी पूरी तरह से मुफीद बैठती है। लेकिन चाइना का जिक्र है, इसी बीच में अपने दर्शकों को ये बताते चलो कि ईरान के साथ में चाइना का इस पूरी परिस्थिति में कंटिन्यूसली पूरी तरह से बैक होल्ड रहा है। ईरान जिस रूप में अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ जंग लड़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल अब चाइना का है। चाइना उसे बैक सपोर्ट करता रहा। कैसे? दरअसल कई रिपोर्ट सामने आई कि ईरान के साथ में चीन की तीसरी आंख पूरे समय रखी है और यही वजह है कि वो इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल पर वज्रपात की तरह बरसा है। दरअसल IRGC को चाइना की तरफ से TEE-01B सैटेलाइट मिली। ये सैटेलाइट है चीन की। इस जंग में ईरान ने दरअसल चीन की TEE-01B सैटेलाइट का भरपूर इस्तेमाल किया। ये चीन की थर्ड आई कंपनी ने तैयार किया है, इसे विकसित किया है, लॉन्च किया है। अब IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने इस TEE-01B सैटेलाइट का नियंत्रण पाया और IRGC को इंफोसेट कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशन तक एक तरह से पहुंच मिल गई। अब जानकारी ये है कि बीजिंग की जो सैटेलाइट सर्विस देने वाली ये कंपनी इंफोसेट, उसने बड़ी मदद की है IRGC की। अब इसके माध्यम से हुआ ये कि जिस रूप में ईरान ने रणनीति तैयार की, बिल्कुल सटीक जानकारियां मिलने के बाद तैयार की। TEE-01B सैटेलाइट के माध्यम से ही ईरान को अमेरिकी सैन्य बेसिस की तस्वीरें मिल पाई
और यही वजह है, याद कीजिए, ईरान ने जब 13, 14 और 15 मार्च को अटैक किए थे सऊदी में, सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर, वहां पर दरअसल इन तस्वीरों को जो इस सैटेलाइट से ली गई थी तभी अंजाम दिया गया। 14 मार्च को ट्रंप ने सऊदी में तैनात यूएस विमानों को नुकसान पहुंचाने की बात मानी थी। वही जॉर्डन का मुफ्फाक साल्ती बेस या बहरीन में जो 5वीं फ्लीट की गतिविधियां हैं उन्हें भी बाकायदा ट्रैक किया गया। इराक का इरबिल एयरपोर्ट के पास में जो गतिविधियां नजर आई थी उन्हें भी बाकायदा ट्रैक किया गया। और यही वजह है कि चीन लगातार ईरान को समर्थन देता रहा। अब TEE-01B सैटेलाइट के बारे में जरा और जानकारी पा लीजिए। दरअसल दावा यह किया जाता है कि चीन में ये निगरानी सैटेलाइट तैयार की गई, आसमान में है, किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन एक ऐसी नजर जो अमेरिका और इजराइल पर लगातार नजर बनाए हुए थी। चीन में बना ये निगरानी सैटेलाइट अर्थ आई कंपनी ने तैयार किया और इसे लॉन्च किया। सैटेलाइट का रिजोल्यूशन भी काफी अच्छा रहा है। विमान, वाहन, बुनियादी ढांचों की पूरी डिटेल्स बारीकी से एक तरह से इसकी नजर में रहती है, ये निगरानी करती रही है और इसका भरपूर फायदा ईरान ने उठाया। और यही वजह है कि किस रूप में ईरान पीछे हटने को कतई कहीं से कहीं तक तैयार नजर नहीं आ रहा है। कर्नल दिनेश शर्मा जी, ईरान की जो ताकत है उसमें बहुत बड़ी मजबूती रशिया और चीन की तरफ से मिली है, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका को भी बड़ी चिंता जता रही। अच्छा, निपुण आलम भाई जी कुछ कह रहे हैं शायद जी। नहीं नाना जी, आप प्रश्न कीजिए, मैं तो ऐसे ही मेरा हैंड। अच्छा, ठीक है, माफी चाहती हूँ जी। दिनेश जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि ये बातचीत के लिए भी एक बड़ा कहीं ना कहीं संकेत है कि अगर ये बातचीत नहीं हुई, ईरान इस रूप में कॉन्फिडेंट है कि वो रशिया और चाइना का साथ पा चुका है और एक नई तिकड़ी बना चुका है। देखिए मैडम, ऐसा होता है कि जिस समय दो युद्ध जो दो देश होते हैं, जब उनका युद्ध होता है तो समीकरण बदले होते हैं। जो उनके मित्र देश होते हैं, चाहे वो अमेरिका है या चाहे ईरान है, डायरेक्टली जो है कोई अपने सैनिक नहीं भेजते हैं, लेकिन वो सपोर्ट करते रहते हैं इनडायरेक्टली, चाहे वो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे। जैसा कि हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना का। एक बात इसके अंदर सबसे बड़ी आती है कि देखिए साहब, आपके पास 1979 से जो है आपके पास सैंक्शन लगी हुई है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी जो है आपने अपना मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को इतना एडवांस स्टेज के ऊपर लाए हैं। तो इसके अंदर से जग जाहिर है कि इनको जो है रशिया और चाइना की तरफ से और हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी जो है मिसाइल प्रोडक्शन के अंदर इनको मदद मिली होगी। अभी तक जो होता था ये सिर्फ डिनाइल मोड में रहते थे, चाहे वो रशिया है या चाइना है, लेकिन अभी तो इनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल गया। ये जो टुस्का जहाज जो है, जो अमेरिका ने कैप्चर किया, जिस प्रकार का जैसे आप बता रही हैं कि उसके अंदर से जो मटेरियल मिला है वो तो पूरा का पूरा जो है मिसाइल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हो जाता है। दूसरा जो है सबसे बड़ी जो इसमें अड़चन है, जो आपने थोड़ा सा जिक्र किया था अपने पिछले सेगमेंट के अंदर, जो सबसे बड़ी अड़चन है, जो मेरा मानना है कि इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो अपना क्या कहते हैं, वो अपना सीरियसली जो है इस काम को नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखिए कि उसने कितनी बार जो है सबको दगा दिया है, चाहे आप वो अमेरिका को देख लीजिए। और बाद में जो है एक मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि जिस समय अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन जो हैं ये अपना ओसामा बिन लादेन के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे थे, तो उस समय जो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो गया था अफगानिस्तान के अंदर कुछ नेगोशिएशन के लिए और CIA ने रिपोर्ट निकाली थी कि उसमें जो है पाकिस्तान ने जो है ड्यूल रोल पे खेला। और उसमें जो है तालिबानी है उनको क्या क्या है, भाई आप डटे रहो, लड़े रहो, अमेरिका की ये है। और दूसरा आप देखिए, सबसे अभी तक जो है पाकिस्तान जो है अमेरिका से पैसे लेता रहा। और ये देखिए कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन था ओसामा बिन लादेन, वो इनको एबटाबाद में मिला। और लास्ट पॉइंट जो है, एक 30 सेकंड्स दीजिए। मेरा तो ये मानना है कि असीम मुनीर के जिस प्रकार के रिलेशन या जिस प्रकार से असीम मुनीर जो है वो DGISI रहा, तो उसके जो है काउंटर पार्ट जो है इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर भी होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये उन लोगों को बताकर आ गया कि अमेरिकन जो है बड़े इंटरेस्टेड है बातचीत करने के लिए, लेकिन आप डटे रहो और आपका कुछ नहीं होगा। और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर आप किसी भी हालत के अंदर यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये इतिहास गवाह है कि वो आज तक किसी के
सगे नहीं हुए, वो सिर्फ सगे होते हैं तो सिर्फ डॉलर के होते हैं। अब आप देख लीजिए ना, शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब में घूम रहा है अपना, वहां से अपना पैसा लेने के लिए। आसिम मुनीर जो है वो शांति का दूत बना हुआ है अपने देश के अंदर, तो वो शांति ला नहीं सका, चाहे वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वो शांति के दूत बने हैं। बेसिक एम जो है यही शांति तो के बात हो दूत को जाती है दिखावा सर है। कि आग बुझाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है जिनके हाथ में, दूसरे हाथ में पेट्रोल है, जो हमेशा आग भड़काने का काम करते हैं, उनको शांति की बात कही गई है। लेकिन इस बीच मैं आगे बढ़ूं, अपने दर्शकों को ये भी बताते चलूं, इन पूरी परिस्थितियों के बीच में एक लेडी डीलर और लेडी किलर का नाम आ गया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर दरअसल एक ईरानी महिला जिनका नाम शमीम माफी है, उसे गिरफ्तार किया गया। शमीम माफी पर आरोप लगा कि उन्होंने ईरान और सूडान के बीच में ड्रोन और बम सहित कई हथियारों के सौदे किए, दलाली की। कई न्यूज रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि शमीम माफी द्वारा एक कंपनी संचालित की जाती है जिसके माध्यम से हथियारों या गोला बारूद की तस्करी की जाती है, और उस कंपनी को 2025 में ही $70 लाख से अधिक का एक तरह से भुगतान हुआ। अमेरिकी प्रथम अटॉर्नी बिल एसेल ने बाकायदा एक पोस्ट में ईरानी महिला पर ईरान और सूडानी सशस्त्र बलों के बीच में ड्रोन, बम फ्यूज और लाखों राउंड गोला बारूद की बिक्री में दलाली करने का आरोप भी लगाया। आखिर ये महिला कौन है जिसे लॉस एंजलिस से गिरफ्तार किया गया है और जिसने हलचल मचा दी है, वो आइए जरा मैं आपको बता देती हूँ। शमीम माफी महिला का नाम है, ईरानी मूल की ये व्यवसायी है। हाल ही में अप्रैल में ही अमेरिका के लॉस एंजलिस से गिरफ्तारी हुई। अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की तस्करी के गंभीर आरोप में एक तरह से गिरफ्तार किया गया है। और अगर बात की जाए तो वुडलैंड हिल्स, लॉस एंजलिस अमेरिका की ये रहने वाली है।